यह वीडियो वीर तुम बढ़े चलो शीर्षक की कविता पर आधारित है और यह कविता क्लास 6 की पुस्तक भाषा मंजरी से ली गई है और यह किताब झारखंड में चलता है। झारखंड के हिंदी विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वीर तुम बढ़े चलो के बारे में। इसके प्रश्नोत्तर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो एक प्रयाण गीत है और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यानी कवि हैं वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इन्होंने ही कविता लिखी थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। वे रोहता गांव, जो कि आगरा जिला में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पुस्तक में ही दी गई है उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई, जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं हैं क्रौंच वध, सत्य की जीत जो कि खंड काव्य है, दीपक और गीत गंगा। तो ये सब चीज़ को आप समझ लें। और वैसे वीर तुम बढ़े चलो, इसे भी आपने पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि कभी भी बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए। जो बाधाएं हमारे सामने है और जो बाधाएं आने वाली हैं, किसी भी तरह की बाधाओं से हमें नहीं घबराना चाहिए, बल्कि धैर्य का धारण करते हुए डट कर मुकाबला करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है हमारा उसे पूरा करना चाहिए, यानी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए। तो अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि समय जाया ना हो। तो पहला प्रश्न है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। तो कवि बार बार वीर कहता है अपने कविता में, तो वीर के रूप में किसे संबोधित करता है, यह प्रश्न है हमारा। यह सवाल है कि वीर आखिर किसे कहता है। कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। तो उत्तर होगा, इस कविता में कवि भारतीय सपूतों को वीर कहते हुए संबोधित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। एक प्रण करने के लिए बोलता है, एक प्रतिज्ञा लेने की बात करता है। तो कौन सी प्रतिज्ञा है जिसके बारे में कहता है। तो अब हमारा उत्तर हो गया कि कवि यह प्रण लेने के लिए कहता है कि मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, यानी सदैव तत्पर रहें मातृभूमि की सेवा के लिए। तो हमारा उत्तर होगा, कवि यह प्रण लेने के लिए कहता है कि मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगला सवाल है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस कविता से हमें अपने देश के मान सम्मान व रक्षा के लिए अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर डटे रहना चाहिए। तो यही प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा, इंस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये प्रेरणा मिलती है। तो एक हो गया, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है, और इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अगला सवाल है, बुक में देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, अन्न किसे कहते हैं। अन्न, अनाज जो खाने के काम में आता है, अनाज जो है, तो वो अन्न है। अन्न भूमि में भरा, तो कहता कि यह जो अन्न है वह जमीन में भरा हुआ है। वारी भूमि में भरा, वारी का अर्थ होता है पानी, तो पानी भी जमीन में भरा हुआ है। यत्न कर निकाल लो, यानी तुम प्रयत्न करो, कोशिश करो और अन्न और पानी को निकाल लो। रत्न भर निकाल लो, रत्न भी हैं उसे भी निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, एक बार और यहाँ भी वीर को संबोधित किया गया है। किसे संबोधित किया गया हम जानते ही हैं, धीर तुम बढ़े चलो। और जो
धैर्य का धारण किया हुआ है, जिसमें धीरज है, जो वीर हैं, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि आगे तुम बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों का आशय हमें कैसे लिखना है ये हम जान लेते हैं और फिर हम लिखते हैं। तो भारत की भूमि उर्वरा है, यानी उपजाऊ है। यह जल से भी पूर्ण है, लबालब भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन व रत्न इस भूमि में भरे पड़े हैं। परिश्रमी व्यक्ति इस रत्न को अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में निकाल लेता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि परिश्रमी के लिए लक्ष्मी स्वरूपा है, अर्थात मेहनत करो, धन प्राप्त करो। तो आशय यही होगा और इसी आशय को स्पष्ट करना है। अब क्वेश्चन है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो यह स्पष्ट है कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, कई बाधाएं हैं। एक जो वर्तमान में बाधाएं हैं, आने वाली बाधाएं, यानी बाधाओं की श्रृंखला है। तो इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्योछावर करना ही त्याग है और देश की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। यही संदेश देना चाहता है कवि। अब आगे है पाठ से आगे। पाठ से आगे है कि कविता को एक नया शीर्षक सुझाइए। शीर्षक यानी एक टाइटल। जैसे हमारा भी टाइटल क्या था, वीर तुम बढ़े चलो। तो आपके मन में भी कुछ ऐसे टाइटल उपज रहे होंगे, मन में ख्याल में आ रहे होंगे। तो जो भी जेहन में है आप उसे शीर्षक के रूप पर लिख सकते हैं। हालांकि ये सब परीक्षा में आने वाला नहीं है, बस पाठ से आगे है, एक चर्चा का विषय है, तो आप सोच ले। जैसे ये भी हो सकता है भारत के धीर वीर बढ़ते रहे, या भारत के वीर सपूत। तो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के भाव जगते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे हम इस कविता को पढ़ते हैं तो देशभक्ति के भाव जगते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं, पता करके लिखिए। तो ये आप पता कर लें, डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में आप इन नियमों से परिचित भी होते होंगे। धरती हमें बहुत कुछ देती है। अन्न और जल के अलावा धरती हमें और क्या क्या देती है, तो इस पर भी आप सोच सकते हैं कि यह हमें पहचान देती है। अब अनुमान एवं कल्पना है, तो आप अनुमान लगाकर कल्पना करके ये सब कर सकते हैं। अब भाषा संदर्भ में बताया गया कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उनमें आए संयुक्ताक्षरों पर ध्यान दीजिए। संयुक्ताक्षर, संयुक्त मतलब जो दो जुड़ते हो, और अक्षर दो अक्षर जो संयुक्त होकर मिलकर आते हो। जैसे यह 9 है और यह 9 है, और हम जब दोनों को मिलाते हैं यानी 9 और 9 को संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो फिर हमें ऐसे लिखना होता है, न संयुक्त। तो इसके बारे में है। जैसे ध और व, इसको हम ऐसे मिलाते हैं ध्व। जैसे कि ध्वज, तो ध और व जब जुड़ता है तो हम इसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो इस पुस्तक में पूरा बताया गया है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। जैसे अंत में पाई वाले वर्णों को अन्य वर्णों के साथ कैसे जोड़ते हैं, तो उस पाई को हटा देते हैं। जैसे प, ब, भ, म, ये सब में पाई दिया हुआ है और हम इसे जोड़ते हैं तो यह एक पाई गायब हो जाता है। जैसे ये ध था, हम इसे पाई कहते हैं। जब हम किसी को जोड़ते हैं तो पाई हटा देते हैं। जैसे ये ध में ये पाई था, जब हम ध्वा लिखे तो ये पाई गायब हो गई। तो इसी तरह जोड़ा जाता है।
क और फ के बीच में पाई होती है, इसलिए दूसरे वर्णों के साथ इन्हें संयुक्त करते समय इन दोनों वर्णों की घुंडी का झुका भाग हटा दिया जाता है, जैसे क और क। तो जब हम रक्त लिखते हैं तो ये क ऐसे लिखते हैं, तो आप इसको पढ़ लें। अब आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो एक सा ही अर्थ बताते हैं। जैसे हम सूर्य बोले या दिनकर बोलें या भास्कर बोलें, इन सभी का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, सूर्य यानी द सन, या फिर हम दिवाकर बोलें, इसमें दिया हुआ है। तो अब जैसे है पहाड़, पहाड़ का दो पर्यायवाची, पर्वत हो गया, गिरी, चंद्र, चंद्रमा बोलते हैं, शशि बोलते हैं, सिंह, केसरी बोलते हैं, नाहर बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लें। अब आगे है जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। यानी जो विपरीत अर्थ दे हम उसे विपरीतार्थक या विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे खुश या सुख, सुख का उल्टा दुख, प्रसन्न, अप्रसन्न। अब विलोम है निडर, निडर का क्या होगा? निडर यानी जो न डरे, तो उसका उल्टा होगा डर। रात का विलोम हो गया दिन। वीर का विपरीत हो गया डरपोक, कायर, तो वीर का कायर हो जाएगा। अब पाठ में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, हम इसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जहाँ कोई विस्मित होता है, विस्मय का भाव आता है, यानी जब भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि का भाव आता है तो हम उसे उस वाक्य में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लें। अब अगला चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम हार की जीत, जो कि सुदर्शन द्वारा रचित है, एक कहानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।